कमाल की बात है कि हम हिंदुस्तान अपने आप को विश्व गुरु महागुरु बोलते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम एक समिट में जाके इतना भी कह सके कि पाकिस्तान को नेम कर सके ये पाकिस्तान ने किया। राजनाथ सिंह में इतनी हिम्मत नहीं पैदा हुई कि पाकिस्तान का नाम ले सके, और फिर वो चाहते हैं कि एससीओ समिट उसको नेम करे। और दूसरा, राजनाथ सिंह पहले बोले थे लाइन में और पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ बाद में बोले। इन एक्चुअलिटी यहाँ सिस्टम क्या होता है ना, अल्फाबेटिकली चलते हैं, आपको पता। तो भारत को अगर पाकिस्तान चोट पहुंचाना चाहता है तो पाकिस्तान कितना दूर मारना चाहेगा? पाकिस्तान से मारा चेन्नई, इस चेन्नई के उस तरफ और कुछ नहीं है। पाकिस्तान से मारा ज्यादा ज्यादा गुवाहाटी, तो 2500 किलोमीटर। अगर पाकिस्तान 2500 किलोमीटर रेंज का बना लेता है हथियार, चेन्नई की जद्दोजहद में है, गुवाहाटी तक भी मार सकता है। एटम बम उसके बाद छोटे और बड़े दोनों ही हैं। शाहीन 3 मोर और लेस इस डेफिनेशन में फिट हो जाती है। तो देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती चाहे सामने हो चाहे छुपी हुई हो, सबके सामने उजागर है, और भारत को इसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ता है वो भी सबके सामने उजागर है। तो यहाँ पर संजीत सर आप ये बताइए कि अब ये जो नई मिसाइल बनाने की घोषणा की जा रही है या तैयारी की जा रही है, आखिर इसमें दो राय कोई नहीं है कि पाकिस्तान की जद में अमेरिका आता है तो निशाना भी अमेरिका ही है। और अब अमेरिका जो कि पाकिस्तान को कहता रहा है कि आई लव पाकिस्तान, जो भी माने कि यहाँ पर भी कोशिश होगी अमेरिका की कि पाकिस्तान के इस मिसाइल प्रोग्राम को वो रोके या कुछ ना कुछ कोशिश ऐसी करे जिससे कि पाकिस्तान इसे पूरा ना कर पाए। सबसे पहले हमको ये समझना है गिटू जी कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये जो पाकिस्तान चला रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है, इसकी पाकिस्तान को जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही दुश्मन है, इस तरफ जो है वो इंडिया है। और ये समझना पड़ेगा, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका भी उसको आई लव यू बोलता है। जब अमेरिका को जरूरत होती है तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहता है आई लव पाकिस्तान। चाइना को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी और इजराइल को भी ये पता लगा है कि अगर किसी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो कभी ना कभी जो है इजराइल के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। कल अगर इजराइल पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो उसमें अमेरिका भी मैदान में कूद जाएगा। उस स्थिति में क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा डिटरेंट वेपन है जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करने के लिए दोबारा सोचेगा? तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि वो अमेरिका के ऊपर भी कर सकता है। इससे अमेरिका को एक डिटरेंस रहेगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन है। जब उनके पास आईसीबीएम आ जाती है तो अमेरिका को भी खतरा रहेगा कि पाकिस्तान शायद हमारे ऊपर इसका ना करे। पाकिस्तान को इतनी आजादी देना सही नहीं होगा, क्योंकि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के डबल स्टैंडर्ड के बारे में बताना चाहता हूं। किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान के अंदर उसके द्वारा डिक्लेयर्ड आतंकवादी बैठे हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, मगर फिर भी पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और एक काउंटर टेररिज्म कमेटी है यूनाइटेड नेशंस की, उसका वाइस चेयरमैन बनाया गया पाकिस्तान को। तो क्या ये जस्टिफाइड है? तो उस आतंकवाद को पालने वाले देश को ही ऐसी कमेटियों में डालना जिसके द्वारा चाइना हमेशा उसको सपोर्ट करता रहा है, चीन उसे एक दूसरे का सपोर्ट में है। इसलिए पाकिस्तान का जो इतना हौसला बुलंद है वो इसकी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। इसलिए पाकिस्तान जो है वो इस तरह की जो हरकत कर रहा है वो अमेरिका को भी साइड बाय साइड आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर दी है। लेकिन उसके बाद भी आप उनके साथ लंच करते हैं, उनके साथ बातचीत का कोई रास्ता खोलकर रखते हैं, तो अपने आप में ये डबल स्टैंडर्ड है। डिस्टेंस अमेरिका का 7,500 माइल्स है, ये 12,000 किलोमीटर है। क्या मानिए क्या अब ट्रंप को यहाँ पर पाकिस्तान पर भी लगाम लगानी चाहिए, जिस तरह से ईरान के साथ बर्ताव किया गया है? क्या अब पाकिस्तान का जो आईसीबीएम है और बम है वो इजराइल तक पहुंच जाएगा डायरेक्टली? अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशन आज जितने मजबूत हैं, मजबूत बोला तो आज पाकिस्तान की जितनी जरूरत अमेरिका को है कभी नहीं थी। पाकिस्तान का और कौन दुश्मन है? अगर आधे सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि वो ये अमेरिका को कर रहा है तो किस लिए? ये तो आई हमेशा पी से पहले आ जाता है। तो अल्फाबेटिकली जो सारा का सारा सिस्टम होता है वो अलग किस्म का होता है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। अब कोई पीछे आ गया, किसी कंट्री का नाम पीछे आया तो कोई क्या कर सकता है? बेलारूस बी में आएगा तो पहले आ जाएगा उसमें। तो इस ढंग से ये सारे सिस्टम चलते हैं उसमें, तो अल्फाबेटिकली उनको लिया जाता है। अब उसमें पहले ख्वाजा आसिफ बाद में बोले, वो इंडिया के बारे में कुछ बोले तो राजनाथ उसको फिर खड़े होकर जवाब देना चाहते थे वहां पे स्पीच देके, तो उसको चाइना ने मना कर दिया, दोबारा स्पीच नहीं अलाउड है भैया, परंपरा नहीं है। एक ही बात जो स्पीच में बोला था आपने बोल लिया, धंधा खत्म हो गया। तो इनकी बात सुनने की वहां भी इंसर्ट हो गई इनकी, और फिर ये पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए, फिर कहते तुम उसको कंडेम करो। ये क्या चक्कर है? हम इतने बड़े कंट्रियों के नेम भी नहीं कर सकते कंट्री को क्या सर? आपका टोटली इंटरनेशनल सर्कल्स में आपका रॉ का फेलियर है, आपका इंटेलिजेंस का फेलियर है, आपका प्लानिंग डिप्लोमेटिक फेलियर है। आप देखिए, आपने पहलगाम के अंदर अभी तक आपके खुद के स्टेटमेंट आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। पहले आपने 4 लोगों को फोटो दिए, फिर आपने बोला कि उन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं, वो मिल भी गए हैं, और फिर सडनली आप बोलते हो जो 4 जो फोटो थे वो नहीं थे, दूसरे लोग थे। वाई आर यू कॉन्ट्राडिक्टिंग? आपके पास अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो आप मत दो। उसके सामने बलूचिस्तान की जो ये चाइना ने पाकिस्तान ने बात करी, तो उनके पास कुलभूषण यादव करके कैरेक्टर उनको ने पकड़ के रखा है और ये उसी को पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि भाई ये वहां आया था बलूचिस्तान में, ये रॉ का एजेंट है, ये कर रहा था वो हमारे जेल में। आपके पास इतने सारे एजेंट्स इंडिया में पकड़े जाते हैं, आप उनको प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते? भारत ने चीन में दिखाई कूटनीतिक सख्ती। एससीओ बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का संरक्षक बताते हुए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया और कहा कि अब भारत आतंक के ठिकानों पर सीधे प्रहार करेगा। भारत का यह कदम चीन और पाकिस्तान के दबदबे वाले मंच पर आतंकवाद के खिलाफ उसकी अडिग नीति को दर्शाता है।
भारत ने मांगी चीन से दुर्लभ मैग्नेट सप्लाई। भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट के आयात पर बात की है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर घरेलू उपकरणों तक में उपयोग होते हैं। चीन इस क्षेत्र में 90% से अधिक नियंत्रण रखता है और हाल ही में निर्यात पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। भारत ने सप्लाई चेन को स्थिर रखने के लिए बीजिंग से संपर्क किया है। यह कदम ऑटो सेक्टर को झटका लगने से बचाने की कोशिश। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व सीजेआई की चेतावनी। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने वन नेशन वन इलेक्शन पर चेताया कि इससे छोटे दल हाशिए पर जा सकते हैं। संसदीय समिति को दिए सुझाव में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से बड़े दलों को बढ़त मिलेगी, जिससे लोकतंत्र में बराबरी खत्म होगी। उन्होंने चुनावी खर्च की सीमा और अभियान नियमों को सख्त करने की वकालत की। चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की समय सीमा तय करना संसदीय लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ होगा। संविधान से सेक्युलर समाजवादी हटाने की संघ की वकालत। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि सेक्युलर और समाजवादी शब्द बाबा साहेब के संविधान में नहीं थे, इन्हें आपातकाल में जोड़ा गया। उन्होंने इनकी प्रासंगिकता पर पुनर्विचार की मांग की। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबित हुए, मीडिया दबा और न्यायपालिका कमजोर पड़ी। ऐसे समय में ये शब्द शामिल किए गए। उन्होंने कांग्रेस से आपातकाल के लिए माफी मांगने की बात भी दोहराई। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भी इंदिरा सरकार को संविधान के उल्लंघन का दोषी ठहराया। कैलाश मानसरोवर यात्रा की ऐतिहासिक वापसी। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हुई। पूर्वी लद्दाख विवाद के चलते बंद यात्रा में 36 भारतीय श्रद्धालुओं का पहला जत्था तिब्बत पहुंचा। इसे भारत चीन रिश्तों में विश्वास बहाली की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। चीन में भारतीय राजदूत ने इस मौके को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी और शी चिनफिंग की मुलाकात के बाद यात्रा बहाल हुई है। अब यात्रा आधिकारिक रूप से फिर शुरू हो गई है, जो सांस्कृतिक और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। भारतीय मीडिया कहता है कि हम अपने आप को इतने ताकतवर समझते हैं, लेकिन अब हम पाकिस्तान के सामने खड़े होकर बोल भी नहीं सकते। पाकिस्तान ने हमें बुरी तरह घसीटा है। मजीद इसके ऊपर इंडियन मीडिया क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। व्हाई डोंट यू एक्सपेक्ट कि वो लोग क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहे थे? तो आप डर किस बात से हो? जब आप पाकिस्तान का नाम लेने से डर रहे हो, तो आप उसके एजेंट से इंफॉर्मेशन जो एक्सपेक्ट करते हो वो आप क्यों नहीं पब्लिक को बताते हो? तो ऑब्वियस है, आपका कोई कंट्री भरोसा क्यों करेगा? हम लोग तो करते हैं क्योंकि गोदी मीडिया है और हमको करना है, हमारी देशभक्ति नहीं तो चैलेंज हो जाएगी। व्हाई शुड चाइना बिलीव? आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दीजिएगा उसको, क्योंकि आपने खुद ही ने बोला था। राजनाथ सिंह जब खुद नए नए डिफेंस मिनिस्टर बने थे, जब पर्रिकर साहब एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने आज तक में ही श्वेता सिंह के इंटरव्यू में उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि भाई हम लोगों ने बिल्कुल एक रडार लगा लिया जम्मू में और आसाम में, और वो नाइट विजन कैमराज हैं, थर्मल इमेजिंग कैमराज हैं, और हमारे कंट्रोल रूम में अगर वहां से जानवर भी पास होगा तो पता चल जाएगा हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस कर लिया। वो सब कहां गए कैमराज आपके? तो आप क्या बोल रहे हो? आपके पास कौन सी सिस्टम है? इससे इंटरनेशनली भी हमारी जो ये हो रही है हालत खराब, वो इसी की वजह से, बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग इज नॉट ऑन द ग्राउंड, और विच इज नॉट ऑन द ग्राउंड हम लोग बोल रहे हैं। तो आई थिंक ये हम लोगों को सिस्टम के, ये आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर है। आपको कोई ना कोई उसमें तो आपको एविडेंस दे देना था कि भाई ये लोग आए थे, कैसे आए हैं, हम किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपके किलर ड्रोन्स कहां गए? आपके किलर ड्रोन्स वो 200 किलोमीटर तो उड़ के नहीं चले गए थे, आप उतने एरिया में उसको सर्च करते, और उसी के बाद यूट्यूब पे वीडियो भी दिखा रहे थे 2 दिन के बाद कि हम लोगों ने उसके हमने किलर ड्रोन जो बनाए हैं उसमें हम लोग सर्च करके जंगल में भी उनको मार देते हैं। मतलब एवरीथिंग इज कंफ्यूज्ड। तो ऑब्वियस है कि भाई व्हाई शुड चाइना गिव यू सॉफ्ट कॉर्नर? वो तो उसके लिए तो सब कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इक्वल है, वो क्यों साइड करेगा या नहीं करेगा? तो आई थिंक हमारी बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक फेलियर है, और दिस विल नॉट गो लॉन्ग, क्योंकि अभी भी हम अपना रवैया ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको उसमें एडिशन बता दूं, परसों सडनली बहरीन का अमेरिका जो अमीर है, ही इज मीटिंग पुतिन, और उसने बोला कि 56 इस्लामिक कंट्रीज आर रेडी टू एक्सेप्ट अयतुल्लाह खुमैनी एज अवर लीडर, एज अवर प्रोटेक्टर। तो ये वहां पे इतना बड़ा चेंजेस हो रहा है। अफ्रीका में आप देख लो, सारे आज तो गाना जैसे कंट्री ने अमेरिका के वीजा बैन कर दिए, स्मॉल कंट्री लाइक गाना, उसने फिशिंग के राइट्स ले लिए इन लोगों से। तो अफ्रीका में चाइना ने पूरा कैंपिंग कर लिया, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज जीसीसी में और ओआईसी में रशिया ने कब्जा कर लिया। तो अब अमेरिका और इजराइल के साथ रहा कौन है? जर्मनी एंड फ्रांस आर ऑल्सो चेंजिंग देयर ट्यून्स, वो भी चाइना से निगोशिएट करने को तैयार है, भाई हमको तो माल दे दो, हमारा काम चले। तो आज नहीं तो कल अमेरिका और इजराइल अकेले हो जाएंगे। आप वहां पे पड़े रह के कौन सा वहां पे पैट्रियोटिक स्पिरिट का अवार्ड लेने जाने वाले हो? तो दिस इज अ डिप्लोमेटिक फेलियर, टोटल डिप्लोमेटिक फेलियर। जी
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शर्म आई मुझे भी वो पैराग्राफ पढ़ के राजनाथ सिंह का कि वन कंट्री स्प्रेडिंग द फेयर। व्हाट इज द वन कंट्री? नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मैं बोलता हूँ कहते इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम नाम लिख सको ना, तो दुनिया में फिर अपना डंका बजाना छोड़ दो। तुम्हें कोई नहीं पूछता आज की डेट में। आपने घना का नाम लिया, तो जी मोदी जी घना चल पड़े। मैंने कभी नहीं देखा कि 5 देशों की यात्रा पे यार एक साथ में जा रहे हैं। इनकी बाहर जाने की इच्छा शांत नहीं हुई सर। इंडिया को पूछता नहीं बाहर जाके, हालात ऐसे हो चुके हैं। नोबडी केयर्स फॉर अस सर। नेपाल जैसा कंट्री भी हमको इंडिया पाकिस्तान वॉर में सपोर्ट नहीं किया सर, वो भी हमारे साथ नहीं खड़ा रहा, एक बार सिंपैथी नहीं व्यक्त की उसने। अभी घना जाएंगे, ब्राजील का समिट हो गया, चलो ठीक है, तो रियो समिट है, वो जाना ही है। घाना, ब्राजील, अर्जेंटीना, ट्रिनिडाड, नामीबिया, सर इनको बोलते थोड़ा, बोलीविया बच गया है, मैक्सिको बच गया है, उसके अंदर सूरीनाम बच गया है, वेस्ट इंडीज के कुछ और एरिया बच गए हैं, वहां भी हुआ थे लगे हाथों, उसको क्यों छोड़ दिया? 5 कंट्री की 10 कर लेते। सोच रहे सर प्रधानमंत्री का पद चला जाए, उससे पहले जितना घूम सकता हूं घूम लूं, क्लिक को जितना चूना लगा सकता हूं उतना लगा लूं सर। 5 कंट्री का दौरा सर, कभी सुना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कभी गया आज तक गिरीश भाई? सर 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरो में जो ब्रिक्स की मीटिंग है उसमें ऐसा मैसेज मिला है कि मोदी जी को डिनर पे इनवाइट करने से जीपिंग इज नॉट गोइंग। ये कुछ रूमर्स यहाँ पे चल रहे हैं। अब वो नहीं जा रहे, तो कंफर्म है। हाँ, तो नाउ व्हाट वाज द पर्पस? आप 10 दिन पहले वहां क्यों जा रहे हो? व्हाट वाज द पर्पस? हम देख रहे हैं लगातार जो पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती चाहे सामने हो चाहे छुपी हुई हो, सबके सामने उजागर है और भारत को इसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ता है वो भी सबके सामने उजागर है। तो यहाँ पर संजीत सर आप ये बताइए कि अब ये जो नई मिसाइल बनाने की घोषणा की जा रही है या तैयारी की जा रही है चीन के साथ मिलकर, आखिर इसमें दो राय कोई नहीं है कि पाकिस्तान की जद में अमेरिका आता है तो निशाना भी अमेरिका ही है। और अब अमेरिका जो कि पाकिस्तान को कहता रहा है कि आई लव पाकिस्तान, जो अभी हाल फिलहाल मुलाकात हुई उसके बाद ऐसा लगा कि शायद कुछ सोच बदल जाएगी ट्रंप की पाकिस्तान को लेकर, लेकिन अब एक बार फिर से क्या हम यही माने कि यहाँ पर भी कोशिश होगी अमेरिका की कि पाकिस्तान के इस मिसाइल प्रोग्राम को वो रोके या कुछ ना कुछ कोशिश ऐसी करे जिससे कि पाकिस्तान इसे पूरा ना कर पाए? ये तो जी सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए और एक अहम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, और मैं अपने को पैनलिस्ट साहब को भी जय हिंद बोलता हूं। सबसे पहले हमको ये समझना है गीतू जी कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये जो पाकिस्तान चला रहा है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी चीन उनको मदद कर रहा है, इसकी पाकिस्तान को जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही दुश्मन है, इस तरफ जो है वो इंडिया है, बाकी दूसरी तरफ हो सकता है अफगानिस्तान हो, लेकिन वो अभी तक उसको इतना बड़ा दुश्मन नहीं मानता है। और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सबको पता है, जब से हम आजाद हुए 4 लड़ाइयां हम लड़ चुके हैं, प्रॉक्सीज तो बहुत ज्यादा लड़ चुके हैं, तो इसलिए उनका तो मकसद सिर्फ भारत के साथ बनाने का था, उसके लिए आईसीबीएम की जरूरत नहीं है। लेकिन आईसीबीएम की जरूरत क्यों पड़ रही है ये समझना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका भी उसको आई लव यू बोलता है, जब अमेरिका को जरूरत होती है तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहता है आई लव पाकिस्तान। चाइना को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि ये नहीं कि पाकिस्तान कोई तगड़ी चीज है, इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकली उनकी लोकेशन ऐसी है कि साउथ एशिया में अगर किसी तरीके से कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है अमेरिका को। चाइना को पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है अरेबियन सी में, जहां से फिर उसका तेल जो जितना भी वो आयात करता है मिडिल ईस्ट से, वो सारा उसका चाबार पोर्ट से, और फिर जो सीपैक कॉरिडोर जो बनाया गया है उसके थ्रू वो, तो दोनों देशों को पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन ये भी हमको समझना है कि अमेरिका के और चाइना के रिश्ते ठीक नहीं है। तो दूसरी चीज जो हमको ये समझनी है, इस इजराइल और ईरान की लड़ाई में ये पता लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी और इजराइल को भी ये पता लगा है कि अगर किसी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो कभी ना कभी जो है इजराइल के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। और इजराइल ने कई दफे ये दावा किया है और ये खबरें भी आई थी कि आफ्टर ईरान इट विल बी पाकिस्तान। तो इसलिए अब ये, क्योंकि पाकिस्तान के मन में भी ये डर भय है कि कल अगर इजराइल पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो उसमें अमेरिका भी मैदान में कूद जाएगा। उस स्थिति में क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा डिटरेंट वेपन है जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करने के लिए 2 बार सोचेगा? तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, ये मिसाइल बनाई है। ये मिसाइल भारत के खिलाफ नहीं, ये मिसाइल जो है अमेरिका के खिलाफ है, और वो 2 कारणों से। कल अमेरिका अगर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करने की सोचता है, जिस तरीके से इजराइल ने अभी ईरान के ऊपर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की थी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाने के लिए, अगर उसी तरीके से कल अमेरिका इजराइल की मदद के लिए पाकिस्तान के ऊपर अगर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि वो चाइना की मदद से मिसाइल बनी हुई अमेरिका के ऊपर भी कर सकता है। इससे अमेरिका को एक डिटरेंस रहेगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन है। अभी तक उनके पास आईसीबीएम नहीं है, लेकिन जब उनके पास आईसीबीएम आ जाती है तो अमेरिका को भी ये खतरा रहेगा कि पाकिस्तान शायद हमारे ऊपर इसका ना कर दे। नंबर दूसरी वजह यह है कि कल हो ना हो,
अगर भारत और अमेरिका का ऐसा एलायंस बन जाता है आने वाले समय में और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है और उसमें अमेरिका हमारी मदद करता है तो उस केस में भी ये आईसीबीएम जो हैं ये पाकिस्तान के काम आएंगी। ऋतु जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए शिवदान सर, मकसद तो यही है पाकिस्तान का कि हम सुरक्षित रहे, लेकिन शायद ये अमेरिका को मंजूर नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तान को इतनी आजादी देना सही नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं किस तरह से पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद पलता है और उसका क्या खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। खासतौर से भारत की तरफ भी कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आतंक बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अब भारत ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि अब ऑपरेशन सिंदूर जारी है और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन पूरे विश्व के लिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान खतरा बन सकता है। तो क्या रुख अब ऐसे में ये समझे अमेरिका का रहने वाला है पाकिस्तान को लेकर? कि संयुक्त राष्ट्र संघ के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूं। किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान के अंदर उसके द्वारा डिक्लेयर्ड आतंकवादी बैठे हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, मगर फिर भी पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और एक काउंटर टेररिज्म कमेटी है यूनाइटेड नेशंस की, उसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है पाकिस्तान को। तो क्या ये जस्टिफाइड है संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक्शन, जो यूनाइटेड नेशन का एक्शन है, जो कि पूरी तरह से जानता, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है, तो उस आतंकवाद को पालने वाले देश को ही ऐसी कमेटियों में डालना जिसके द्वारा तालिबान सैंक्शन कमेटी का ये रोल है कि वो तालिबान पर किस तरह से एक्शन, फाइनेंशियल एक्शन लगाए और दूसरे तरह के एक्शन लगाए। और उसके अलावा वाइस चेयरमैन काउंटर टेररिज्म कमेटी का भी यही रोल है कि पूरे विश्व में ऐसे मेजर्स इनिशिएट किए जाएं, ऐसे लॉ बनवाए जाएं देशों में कि आतंकवादियों को क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाए। तो इस प्रकार से यदि और गाना में जा रहे हैं तो क्या आपने उन्होंने फ्रांस ट्रॉलर्स का लाइसेंस रातों रात कैंसिल करके उनको बोल दिया नो फिशिंग एरियाज इन माय वाटर नाउ गेट आउट? तो ये क्या फिर किसी की दलाली करने वहां पे गए कि फ्रांस को तो कम से कम थोड़ी मच्छियां पकड़ने दो, क्योंकि फ्रांस की तो पूरी इकोनॉमी और वहां पे टूना एक फिश आती है विच इज वेरी कॉस्टली एंड वेरी रेयर, लेकिन वो गाना के ही वाटर्स में है। तो आप देखिए कि हम क्यों जाते हैं। आप साइप्रस क्यों गए, किसी को पता नहीं है। आप टर्की को डराने गए, टर्की तो डरा नहीं, अगर जैसे पब्लिक डोमेन में बोला गया था। और फिर अभी आप ओपनली बोल रहे हो कि हम तो भाई डॉलर में इसमें तो हम मानते नहीं है, ब्रिक्स में और जीसीओ में। तो ये आप क्या कर रहे हो? आप किन किन से दुश्मनी कर रहे हो? या तो आपका कोई बहुत बड़ा स्टेप हो तो उसका असर दिखना चाहिए। आपके पास कोई फ्यूचर रोड है नहीं, तो अभी ये बड़ा सस्पेंस होगा और गोदी मीडिया ढूंढ नहीं पाएगी, हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं कि साहब 4 कंट्रीज की विजिट में क्यों चले गए हैं। सर ये चाइना ने, आपने रेयर अर्थ की बात की, चाइना ने रेयर अर्थ तो बंद किया, ओपन ही नहीं किया अभी तक। तो हमें तो मतलब हम तो क्या ढक्कन लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन अब खबर आई, मैंने उस पर एपिसोड भी किया सर, पिछले 2.25 महीने से चीन ने हमारा सुपर स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर बंद कर रखे हैं, एक दाना नहीं भेजा सर इसने। और हमने पिछले साल सिर्फ 6 महीने के अंदर 2024 में करीब 1,60,000 टन वो फर्टिलाइजर मंगाया था। सुपर स्पेशल होता है सर, उसको कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर, सुपर कस्टमाइज फर्टिलाइजर बोला जाता है। वो इंडिया में क्या है ना कि कम मात्रा में चाहिए, इंडिया में 2-2.5 लाख टन चाहिए, तो ये लोग बनाते नहीं कोई भी। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं मालूम इंडिया को, उनको मालूम बनाने को आता है, लेकिन बनाते नहीं है। अब 2-2.5 महीने से बंद कर रखा है, हमारे पास फर्टिलाइजर नहीं है। अब वो कई क्रॉप्स जो है उसकी वजह से सफर कर रही है। कहते हैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी तो ऐसी हालत हो गई कि हम इतने ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो गए चाइना के ऊपर, हम कुछ बनाना ही नहीं चाहते सर, हम कुछ बनाना ही नहीं चाहते, ये हमारी हालत हो गई है। फर्टिलाइजर जैसी चीज भी हम चाइना से भर भर के इंपोर्ट करते हैं। ये कोई ऐसी चीज अपने कंट्री में नहीं बना सकते, मतलब लाने तक कई बार तो मैं सोचता हूँ गिरीश भाई। और ये अब तो 2.25 महीने हुए, एक दाना इंडिया में नहीं आया और लगातार सरकार को बोल रहे भैया मंगा दो, क्या हो रहा है? लेकिन कुछ नहीं, सब 5 साल से परेशान कर रहा है चाइना उस चक्कर में, लेकिन ये बनाते नहीं इंडिया में। जबकि इंडिया में दीपक फर्टिलाइजर, नागार्जुना फर्टिलाइजर, पारादीप फर्टिलाइजर, बड़ी बड़ी कंपनियां सर इंडिया में, लेकिन ये नहीं बनाते सर, और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान हमें ईरान के बाद भी नहीं बशक रहा, वो हमें रोज पटक कर मार रहा है। पाकिस्तान का नाम लेने से भी हमें डर लगा है। भारतीय मीडिया पर रोना धोना अभी तक जारी। इंडिया को तो छोड़ो, पाकिस्तान ने अमेरिका को भी लगाम दे डाली है। जंग के बाद पाकिस्तान एशिया का सुपर पावर बनकर सामने आया है। मजीद अगर इस तरह की आपने रिएक्शन वीडियो देखनी है ना, हमारे चैनल को आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।